नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग 2 की मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो फिजिक्स की यूनिट जोड़ी गई हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण और उसमें अपवर्तन परावर्तन आदि। तो आइए दोस्तों इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई उसके सिर की चोटी से 10 सेंटीमीटर नीचे है। अपनी पूरी ऊंचाई पैर के अंगूठे से सिर तक देखने के लिए वह अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे एक समतल दर्पण का उपयोग करता है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे दर्पण की ऊंचाई पूछी जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई होती है उससे आधी ऊंचाई का दर्पण हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी आदमी की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर और उसका हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 90 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम एक बात याद रखेंगे दोस्तों, जो आपको आगे के प्रश्नों में काम आ सकती है कि जब दर्पण को रोटेट किया जाता है थीटा डिग्री से तो जो परावर्तित किरण है वो रोटेट हो जाती है 2 थीटा डिग्री से। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। तो दोस्तों इसका कारण है यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। इसका उत्तर है आपका धनात्मक। इसमें कुछ बातें आपको नोट कर लेनी है दोस्तों कि फोकस दूरी जो होती है वो अवतल की हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल की अगर पूछा जाए तो हमेशा धनात्मक होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 इतने प्रतिबिंब आपके बनेंगे। तो इसमें थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 360 अपॉन 60 माइनस 1। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें मिलता है 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 5, मतलब 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का किसी माध्यम में वेग 1.5 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करना होगा, अपवर्तनांक ईटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी, जहाँ सी निर्वात में प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और v जो है वो माध्यम प्रकाश की चाल है। तो दोस्तों यहाँ से हम c और v की वैल्यू रख देंगे। तो c की वैल्यू हम रख देंगे 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में हम v की वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन में आपको दी गई है 1.5 इंटू 10⁸। तो ईटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ईटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 2। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है, वह अपना प्रतिबिंब 2 मीटर ऊंचाई का प्रेक्षित करता है, तब प्रयुक्त दर्पण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका उत्तल दर्पण। दोस्तों इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा और आभासी बनता है तथा समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, समान आकार का और आभासी बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको जो दिया गया है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है,
इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें जैसे कि प्रिज्म के द्वारा 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ये वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है। और ये जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं बल्कि वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका कारों में पश्चदर्शी दर्पण। दोस्तों, जो कारों में पश्चदर्शी दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों जिसका भी हमें अपवर्तनांक पूछा गया है उसे ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक हमसे पूछा गया है तो कांच को हम ऊपर लिखेंगे और बटे में हम लिखेंगे जिसके सापेक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न में जल के सापेक्ष पूछा गया है तो जल का अपवर्तनांक हम नीचे लिखेंगे। तो कांच का अपवर्तनांक दिया है आपको 3/2, तो 3/2 को ऊपर लिखते हैं और उसके बटे में जल का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 4/3, तो 4/3 को हम बटे में लिखते हैं। और इसको जब हम हल करेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 9/8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 9/8। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों, इनको आप नोट करके और याद कर लीजिएगा। तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है आपका 1, वायु का अपवर्तनांक होता है आपका 1.0003, कांच का अपवर्तनांक होता है आपका 1.5, पानी का अपवर्तनांक होता है आपका 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक होता है आपका 2.42। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दोस्तों आपका नॉर्मल की ओर झुक जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रकाश किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है और जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश तरंग जब प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन माध्यम में गमन करती है तो इसके वेग में कमी आ जाती है क्योंकि परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का हल हम निकालेंगे, उसके लिए हमको एक फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। V = F लैम्डा। यहाँ पर V जो है वो प्रकाश की चाल है, F जो है वो आवृत्ति है और लैम्डा जो है वो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। तो इस प्रश्न को दोस्तों हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक नियम का उपयोग करना पड़ेगा जिसे कहते हैं स्नेल का नियम।
तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, साइन आई ईटा 1 इज इक्वल टू साइन आर ईटा 2। यहाँ पर साइन आई जो है वो आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण है दोस्तों। ईटा 1 जो है वो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और साइन आई जो है वो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण है और ईटा 2 जो है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो इस नियम के अंतर्गत आती है। तो जब इस नियम में, इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर साइन आई की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री। तो साइन आई की जगह पर हम रख देंगे 60 डिग्री, साइन 60 इंटू ईटा 1 मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपको यहाँ पर दिया गया है 1। आपको पता होना चाहिए कि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। अब साइन आई मतलब परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है वो हमको ज्ञात करना है। तो साइन आर को वैसा ही रहने देते हैं इनटू ईटा 2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको प्रश्न में दिया गया है √3 है, तो उसकी जगह पर √3 रखते हैं। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो साइन आर की वैल्यू हमें मिल जाती है 1/2 और हम जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 साइन 30 पर होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी r इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको याद रखने योग्य बात यह है कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है और उसकी पावर जो होती है वो 0 होती है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।